नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में हम समझेंगे राहु केतु के शुभ अशुभ फल का निर्णय कैसे करना है। यानी आज के इस क्लास में हम सीख जाएंगे कि राहु कब शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा, यह कैसे तय करना है, यह कैसे ज्ञात करना है। राहु और केतु दोनों ही ग्रहों के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये दोनों छाया ग्रह हैं, इसलिए इनका फल कथन बड़ा सूक्ष्मता से करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो फल होता है बड़ा रहस्यमय होता है। क्योंकि जन्म कुंडली में किसी भी राशि का स्वतंत्र रूप से इन्हें अधिपत्य प्राप्त नहीं होता है, तो इन्हें क्या करना है यही नहीं पता होता है। कैसे करना है ये तो पता है, लेकिन क्या करना है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आइए आज समझते हैं राहु केतु किस हिसाब से फल करते हैं, कैसे फल करते हैं और कब ये शुभ होंगे और कब अशुभ फल देंगे। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिए, यद्यद भाव गतौ वापि। आप इस सूत्र को नोट करिए, यद्यद भाव गतौ वापि वापि यद्यद भावेश संयुतौ, यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ, तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम प्रदिशेताम तमो ग्रहौ। यह सूत्र आप ध्यान रखिए, यह श्लोक आप ध्यान रखिए। राहु केतु का फल इसी के अनुसार होता है। बाकी जो बातें मुख्य रूप से मैं यहाँ बताऊंगा, थोड़ा फल का विभाजन भी बता दूंगा। भावानुसार और ग्रहानुसार जो यहाँ फल का बता रहे हैं कि राहु और केतु का जो फल होगा वो भावानुसार होगा, ग्रहानुसार होगा। वो किस प्रकार से होगा यह सब कुछ मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं, कि आगे आप राहु और केतु का फल का निर्णय करने में चूकेंगे नहीं। कब राहु अशुभ करेगा फल, कब शुभ करेगा, आप तुरंत बता देंगे। सबसे पहले आप यह श्लोक देखिए, यद्यद भाव गतौ वापि, यद्यद भावेश संयुतौ, ये यह है संयुतौ तत्तद फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। इस श्लोक का अन्वय बनेगा, प्रबलौ तमोग्रहौ यद्यद भावगतौ वा अपि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तद फलानि प्रदिशेताम। कहा प्रबलौ यानी बलिष्ठ, मजबूत अवस्था में, तमोग्रह। अब यहाँ द्विवचन है, यहाँ भी द्विवचन है, यहाँ भी द्विवचन है। द्विवचन क्यों है? क्योंकि दो ग्रहों के बारे में चर्चा हो रही है। तो तमोग्रह मतलब जन्म कुंडली में राहु और केतु दोनों ग्रह। तमोग्रह कहते हैं राहु केतु को, क्योंकि इनका अपना भौतिक स्वरूप नहीं है, ये छाया ग्रह है। तो प्रबलौ यानी बलिष्ठ अवस्था में, मजबूत अवस्था में। तो सबसे पहले आप कुंडली में क्या पता करेंगे कि राहु और केतु की स्थिति जो है वो मजबूत है कि नहीं, यानी बलिष्ठ है कि निर्बल है, आपको यह ज्ञात कर लेना है। इसके बाद क्या देखना है, यद्यद भाव गतौ व अपि, यानी यद्यद भाव यानी राहु केतु किस किस भाव में है, किस भाव में बैठे हैं, जन्म कुंडली के 12 भावों में किस भाव में है। फिर आपको देखना है कि ये तो भाव के साथ या भाव के साथ किसी अन्य भावेश के साथ भी है, यानी राहु केतु के साथ कोई और ग्रह है कि नहीं। तो कहा यद्यद भावेश संयुतौ, यानी राहु व केतु जन्म कुंडली में जिस भाव में हो, जिस भावेश के साथ हो, तत्तद फलानि प्रदिशेताम, वैसा ही फल करते हैं। यानी जिस भाव में है उस भाव के अनुसार, जिस ग्रह के साथ, जिस भावेश के साथ, जिस भावपति के साथ जन्म कुंडली में बैठे हों, उन्हीं से संबंधित फल ये राहु बलवान होने पर देते हैं, ये केतु बलवान होने पर देते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि श्लोक का अर्थ आप समझ गए होंगे कि राहु और केतु मजबूत होने पर, बलवान होने पर जिस भाव में बैठे होंगे तदनुसार, और जिस भावेश यानी भावपति के साथ बैठे होंगे तदनुसार ही जन्म कुंडली में फल प्रदान करते हैं। अब आप इसके साथ एक बात और मेरा यह ध्यान रखिए, ये कोई श्लोक और सूत्र नहीं है, लेकिन इस शब्द पर आप गौर करिएगा, क्या करना है,
क्या करना है ये राहु और केतु को पता ही नहीं, लेकिन कैसे करना है ये जानते हैं। ये कैसे करेंगे आप बता देंगे, लेकिन क्या करना है इन्हें पता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी राशि का स्वतंत्र रूप से अधिपत्य इन्हें प्राप्त नहीं है। तो इन्हें जन्म कुंडली में क्या करना है दूसरे ग्रह पर निर्भर है, दूसरे भाव पर निर्भर है। इसलिए मैंने कहा कि राहु केतु को क्या करना है ये नहीं पता, तो इनका फल कथन करते समय सावधानी रखिए, गहनता से सूक्ष्मता से अध्ययन करिए। लेकिन कैसे करना है तो स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने विचार, विवेक, ज्ञान, बल, बुद्धि के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इनको जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा वहां ये कैसे करेंगे? अपने चतुराई से करेंगे, छल कपट प्रपंच धूर्त, क्योंकि राहु का स्वभाव क्या है? धूर्तता, छल करना, कपट करना, चतुराई से, धूर्तता से। तो मान लीजिए राहु धन भाव से संबंधित हो रहे हैं, तो धन को बढ़ाने वाले होंगे कि धन को कम करने वाले होंगे, ये अवस्था पर निर्भर करेगा। ये अभी अवस्था मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो कुछ भी करें, जैसे मान लीजिए यहां धन को बढ़ाने वाले होंगे, तो धन को कैसे बढ़ाएंगे? चतुराई से, धूर्तता से, छल से, कपट से। धन इसी प्रकार से लाएंगे, क्योंकि ये इनका स्वभाव है। कैसे करेंगे? अपने स्वभाव के अनुसार ही करेंगे। यदि दसम भाव में बैठ जाएं तो कार्य क्षेत्र अपना उल्लू एन केन प्रकारेण सिद्ध करेंगे। काम किसी भी तरह से पूरा होना चाहिए, छल से, कपट से, धूर्तता से, चतुराई से, बुद्धि, बल, विवेक से। यानी ये सज्जन ग्रह नहीं है, ये आप जानते हैं। तो ये काम उसी अनुसार करेंगे। अभी आगे मैं त्रिकोण के बारे में बताऊंगा तो ये बातें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये सज्जन ग्रह नहीं है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति भी सज्जनों की संगत में जाता है तो उसकी दुर्जनता थोड़ी कम होती है। राहु केतु को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जब यह दुर्जन किसी दुर्जन भाव से संबंध बनाएगा तो इसकी दुर्जनता में वृद्धि होगी, और जब ये सज्जन यानी शुभ भाव से संबंध बनाएगा, शुभ ग्रहों से संबंध करेगा, तो इसकी दुर्जनता थोड़ी कम होगी। तो क्या करना है आप यहाँ भाव और भावेश देखेंगे। कैसे करना है आप समझ रहे होंगे कि ये बिना छल कपट प्रपंच धूर्तता के, चतुराई के कुछ भी नहीं करने वाले हैं। चाहे कुंडली में कुछ भी भाव मिल जाए वहां ये लागू जरूर करेंगे। अब आइए मैं आपको बताते चलता हूं कि इनका फल दूसरों पर क्यों निर्भर है। ये मैं आपको एक दो बार बता दिया। यानी इनका अपना कोई राशि नहीं मिला स्वतंत्र रूप से। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं और मिथुन राशि को अपनी उच्च की राशि मानते हैं। ठीक, इससे सातवीं राशि जो होगी उसमें केतु ग्रह अपने को स्वराशि और उच्च के मानते हैं। क्लियर? लेकिन ये मानने वाली बात है, होना और मानना दोनों में अंतर है। तो इन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं मिला राशियों में, हालांकि नक्षत्रों में प्राप्त है, नक्षत्रों में स्थान मिला है, लेकिन राशियों में नहीं। तो ये फल देने में दूसरे ग्रहों पर निर्भर है। तो ये करते क्या है? तो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के बल में वृद्धि कर देंगे। अब द्विगुना करें, चतुर्गुणा करें, जैसे भी करें, बल वृद्धि करेंगे, यानी उसके बल में, उसके कार्य में सपोर्ट कर देंगे, सहयोग कर देंगे। तो वह काम भी जल्दी हो जाएगा, ज्यादा होगा और अच्छे से होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कार्य एक व्यक्ति अकेला कर रहा है, उसके साथ कोई एक और व्यक्ति लग जाए तो उसे भी राहत मिलती है, काम भी अच्छे से हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, बढ़िया होगा। तो ये राहु की अब शुभता अशुभता का आप निर्णय कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप समझ गए कि ये फल कैसे करेंगे, जिस भाव में होंगे। क्योंकि इन्हें तो कुंडली में अपना कोई भाव मिला नहीं, क्योंकि जब राशि का अधिपत्य नहीं है तो भाव किस आधार पर तय होता है? वहां जो राशि बैठी होगी वह भाव उसी ग्रह को चला जाता है। तो अपना तो कोई राशि है नहीं, तो कोई अपना भाव मिलेगा नहीं। तो जिस भाव में हो, पहला नंबर। फिर दूसरा है जिस ग्रह के साथ हो। हालांकि आपको भावानुसार यानी प्रत्येक भाव के अनुसार राहु का फल और प्रत्येक ग्रह के अनुसार राहु का फल भी आपको यही बताऊंगा, और मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं उसको सूक्ष्म रूप से बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। मैं सीधे सम शुभ अशुभ पाप ये स्पष्ट करके बता दूंगा। अब आप यहां समझिए
कि राहु की स्थिति दूसरे ग्रह पर निर्भर है। तो जो राहु के साथ ग्रह बैठेगा, अब आप उस ग्रह को देखेंगे, सारे सूत्र उस ग्रह पर लगाएंगे कि वो ग्रह कैसा है। यदि वो ग्रह अच्छा है, योग कारक है, अच्छा है तो अच्छा फल, और अकारक है, मारक है, अशुभ है तो राहु का भी अशुभ फल होगा। यानी कुल मिलाकर समझ जाइए कि ये जो व्यक्ति है ये दुर्जन है, जैसा कि मैंने कहा। अब इस दुर्जन व्यक्ति को किसका साथ मिलता है वैसा ही बनेगा। अगर ये सज्जन के साथ चला जाए, मंदिर में चला जाए, तो इसके कर्म थोड़े जरूर अच्छे होंगे, निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं। और अगर कर्म पूरी तरह से अच्छे नहीं हुए तो इसकी दुर्जनता तो जरूर कम होगी। लेकिन अगर यही दुर्जन व्यक्ति किसी दुर्जन की संगत में चला जाए तो आप समझ रहे हैं कि ये और वृद्धि हो जाएगा और बहुत बड़ा दुर्जन बन जाएगा। तो यही चीज आपको कुंडली पर भाव और राशिपति से तय करना है। जैसे कि एक उदाहरण आप ले लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली। चलिए मेष नहीं, आज आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप मेष लग्न का ही कुंडली बना लेते हैं। चलिए आज कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब इस कर्क लग्न की कुंडली में राहु मान लीजिए कि मंगल से संबंध कर लेते हैं। तो मंगल इस कुंडली में किस अवस्था में है? तो मंगल की एक राशि दसम भाव में, दूसरी राशि पंचम भाव में है। जो लोग पिछला ही क्लास देखे हैं वो जानते हैं कि कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत् और पंचमे वाथवा राज्ये योगदो भवति ध्रुवम। यदि पंचम में ही और दसम में मंगल बैठा हो तो कहना ही क्या। तो अब मान लीजिए कि मंगल भी यहीं बैठे हैं और राहु भी यहीं बैठ गए, या मंगल यहां पर बैठे हैं, राहु यहां पर बैठ गए, तो आप राहु को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यह नोट करेंगे कि ये राहु किसके साथ बैठा है? तो कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह के साथ। तो जब सबसे अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो सबसे बुरा फल कैसे करेगा? यानी नहीं करेगा। यानी यह राहु योग कारक बनेगा, अच्छा बनेगा और रिजल्ट जरूर अच्छा करेगा। अब आप यह भी बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैं अच्छा कह रहा हूं तो क्या ये सज्जन बन जाएगा? नहीं, अपना स्वभाव तो जरूर रखेगा ना। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कैसे करेगा। यानी जो मंगल का स्वभाव होगा उसमें ये अपना चालाकी भी लाएगा, धूर्तता भी लाएगा, अपनी बुद्धिमता भी लगाएगा, अपनी चतुरता भी लगाएगा और अपना छल कपट प्रपंच भी लगाएगा। यानी अब समझिए कि ये साहस के साथ वो बुद्धि भी लगाएगा जिससे एन केन प्रकारेण कार्य सिद्ध हो जाए। दसम भाव पर पंचम भाव बुद्धि का है, विवेक का है, तो शक्ति बल के साथ इसकी चतुरता भी यहाँ काम आएगी, चतुराई भी काम आएगा। छल कपट प्रपंच बुद्धि वाला ये काम जरूर करेगा। ये अपनी उस प्रकार से उल्टी बुद्धि जरूर लगाएगा, लेकिन किस लिए लगाएगा? अच्छा करने के लिए ही लगाएगा। आप इसके फल को यहाँ ऐसे समझेंगे। अगर ये कहीं अशुभ भाव में जाता है, अशुभ ग्रह के साथ जाता है, तो निश्चित रूप से ये जो अपनी बुद्धि लगाएगा वो अशुभता के लिए ही लगाएगा, शुभता के लिए नहीं लगाएगा। तो सबसे पहले तो आप ग्रह देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लग्न की हम कुंडली बना लेते हैं। एक और कुंडली आपके लिए बनाते हैं यहाँ, ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की ही कुंडली हो गई। चलिए हम पुनः अपने मेष पर आ गए। अब देखिए मेष लग्न की कुंडली इसलिए उठ जाती है क्योंकि ये प्रथम लग्न, प्रथम राशि और काल पुरुष का जो लग्न माना गया है वो मेष लग्न ही माना गया। अब मान लीजिए इस कुंडली में राहु का संबंध शुक्र से बन जाए, राहु प्लस शुक्र। हमने यहाँ क्या कहा है? मंगल प्लस राहु। अब आप समझ रहे हैं कि राहु का स्वतंत्र फल तो है नहीं, तो ये किस पर निर्भर है? तो यहाँ शुक्र पर और यहाँ मंगल पर, कि जी इस कुंडली में मंगल जैसा फल करेंगे, मंगल जैसा काम करेंगे, हम वैसा ही कर लेंगे। और इस कुंडली पर शुक्र पर निर्भर है, जी शुक्र जैसा काम करेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। अब मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र यहीं पर बैठे हो, राहु भी यहीं बैठ जाए, शुक्र यहीं बैठे हैं, राहु यहीं बैठ जाए, सरल हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे दोनों ग्रहों को वहीं बैठा देता हूं। तो अब यहां देखिए कि राहु धन भाव में धनेश के साथ है, तो निश्चित रूप से धन देने वाला होगा, धन बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि धनेश भी यही है। लेकिन धन का जो आगमन होगा वो कैसे होगा? धन कमाने के लिए ये अपनी सभी तरह का षड्यंत्र लगा देगा, चाहे किसी भी तरह से धन आए।
चतुराई उसमें जरूर लगाएगा, छल कपट, छल से आ जाए, प्रपंच से आ जाए, धूर्तता से आ जाए, ठग कर आ जाए, जैसे भी आए धन आना चाहिए। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि ये जो है मारक भाव है। शुक्र इस कुंडली में क्या है, सबसे पहले आप शुक्र को देखेंगे न कि राहु को। तो शुक्र देखेंगे कि यहाँ प्रबल मारक बन रहे हैं, तो इस लग्न में राहु से बड़ा मारक कोई नहीं होगा, क्योंकि राहु के पास अन्यत्र कहीं डिपार्टमेंट नहीं है, वो शुक्र के ही हिसाब से फल करेगा, शुक्र के बल को और बढ़ा देगा। तो जब शुक्र के मारकत्व में वृद्धि होगी तो क्या होगा, राहु भी मारक होगा। तो मेष लग्न में शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा प्रबल मारक हो जाएगी। तो ये इसका फल, राहु और केतु का फल सामने वाले ग्रह पर निर्भर करता है। तो आप कुंडली में ये देखिए कि जिस ग्रह के साथ है, सबसे पहले आप उस ग्रह पर सारे सूत्र लगाइए कि वो ग्रह कैसा है, जिस भाव में बैठा है वह भाव कैसा है। जैसे कि यहां मैंने मंगल बताया, मंगल योग कारक है, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। यहां शुक्र अकारक है, मारक है, तो राहु भी मारक होगा। अब यहां धन देने वाला है, देखिए दोनों पक्ष अलग अलग हैं। यहां ये धन का और मारकत्व का, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, आपस में इनका कुछ भी वैसा नहीं है कि ये मारक होगा तो धन नहीं देगा, धन देगा तो मारक नहीं होगा। इनमें आपस में विरोध बिल्कुल भी नहीं है। यहां यह शुक्र धन देने वाले भी होंगे और मारक का भी काम करेंगे, तो राहु भी वैसा ही करेगा। तो सबसे पहला जो ये फल कथन के लिए निष्कर्ष है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं भावानुसार और ग्रहानुसार। जैसे कि ग्रहानुसार आप समझ गए कि सबसे पहले ग्रह को देखेंगे। भाव में जो राहु और केतु का फल होगा वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव और 12वें भाव में, और जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, ये जो 6 भाव होंगे, यहां राहु सम हो जाएगा साधारण नियम से। यानी इसका जो प्रभाव होगा न अधिक न कम, न शुभ न अशुभ, यानी न्यूट्रल। अब आ जाइए, राहु केतु जब कुंडली में त्रिकोणेश से संबंध करते हैं, यानी 5 और 9, इसमें आप केंद्र के साथ एक भाव जो इधर प्रथम लग्न का है वो भी आप यहां नोट कर लेंगे त्रिकोण में। यहां ये शुभ होते हैं, यहां ये अच्छा फल करते हैं। इसके बाद जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है, अष्टम भाव, इस अष्टम भाव में ये अति पापी हो जाते हैं, अति अशुभ हो जाते हैं, अशुभ लिख लीजिए। और जन्म कुंडली का जो त्रिषणाय है, त्रिषणाय 3, 6 और 11, यहां ये पापी होते हैं, पापी। अब यहां ये सम है, यहां शुभ है, यहां अशुभ है, यहां पापी है। अब आप इसको समझिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब यहां सम अवस्था में योग कारक ग्रह के साथ है तो अच्छा चला जाएगा। शुभ अवस्था में यदि इसी स्थिति में, जैसे देख लीजिए यहाँ त्रिकोणेश के साथ त्रिकोण भाव में है, तो यहाँ ये परम योग कारक होगा, परम शुभ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा जरूर कम होगा, लेकिन यहाँ ये अच्छा होगा। यहाँ सम क्यों होगा, क्योंकि ये केंद्र चला गया सम अवस्था में, तो यहाँ जो प्रभाव होगा वो यहाँ से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ परम योग कारक हो जाएगा। अगर यही राहु अष्टमेश के साथ बैठ जाए, अष्टम में ही बैठ जाए, या अष्टम में राहु बैठ जाए, तो ये मार्केश ग्रह के राशि पर भी होगा, तो यहाँ ये अति अशुभ हो जाएगा। अब रहा पापी अवस्था, त्रिषणाय वाला, तो मान लीजिए राहु तीसरे में बैठे, छठवें में बैठे या 11वें में बैठे, तो इसका फल कैसा होगा। तो इसका फल आप लग्न से थोड़ा तारतम्य मिलाकर आप दीजिएगा। अभी लग्न वाला बताऊंगा, पहले आप इसका फल समझ लीजिए। अब यहाँ ये पापी ग्रह भाव कैसा, रोग रिपु ऋण का, यानी सज्जन वाला भाव नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। ये जो भाव है ये दुर्जन वाला ही भाव है, अशुभ भाव ही है। तो अशुभ भाव में इसका जो बल होगा, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि राहु के स्वभाव के अनुसार ये भाव लग रहा है कि इसके विपरीत, तो आप कहेंगे स्वभावानुसार ही है, क्योंकि राहु के स्वभाव से विपरीत जो भाव होगा वो होगा 9वां 5वां, क्योंकि ये दोनों धर्म का भाव है, त्रिकोण भाव है। यहाँ ये दुर्जन व्यक्ति आके थोड़ी सज्जनता दिखाता है, थोड़ा सज्जन बन जाता है, संभवतः ज्यादा अच्छी स्थिति हो तो इसकी दुर्जनता काफी हद तक खत्म हो जाती है, लेकिन इन भावों में इसकी दुर्जनता में और वृद्धि होती है, जिसमें अष्टम भाव सबसे ज्यादा है। तो अब अगर यहाँ राहु आपके सपोर्ट में हुआ तो दुश्मनों को उसी के भाषा में उत्तर देता है, उसी की भाषा में जवाब देता है, उसी के भाषा में हराता है।
और अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ तो थोड़ा आपको परेशान भी करता है। तो यहाँ इसके स्वभाव तो वही रहेंगे, कार्य कैसा होगा ये तय करेगा। अब इसके साथ आप ये भी देखेंगे षष्ठेश को, षष्ठेश की स्थिति कैसी जा रही है, शत्रुओं को हराने वाली या शत्रुओं से हार जाने वाली, राहु भी वैसा ही बनेगा। और अब इसका लग्न से तारतम्य कैसे होगा, लग्न से संबंध आप कैसे तय करेंगे, तो ग्रहों को आप दो भागों में बांटिए, एक सौम्य ग्रह और एक क्रूर ग्रह। अब आप ये देखिए कि कौन कौन से ग्रह राहु के थोड़े मित्र ग्रह हैं। तो आप देखेंगे कि बुध ग्रह जो है वो राहु के अनुकूल है, मित्र है। शुक्र ग्रह जो है वो राहु के मित्र है। शनि ग्रह है जो राहु के मित्र है। तो बुध का लग्न मिथुन कन्या, इसमें राहु का प्रभाव अच्छा होता है। शुक्र का वृषभ और तुला, इसमें राहु का प्रभाव अच्छा होता है। शनि का मकर और कुंभ, इसमें राहु का प्रभाव अच्छा होता है। ठीक, इससे विपरीत सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु में राहु के प्रभाव थोड़े प्रतिकूल जरूर होते हैं, क्योंकि लग्न से बढ़िया तारतम्य नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप यहाँ अशुभ बता रहे हैं और लग्न ही आप चंद्रमा का ले रखे हैं, और यहां भी मंगल की स्थिति के साथ राहु को शुभ बताए हैं। तो आप इसके साथ ये अवस्था जरूर देखेंगे, लागू यही होगा। अभी आपको जो सूत्र बताया हूं, यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावे संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहु। राहु के तो उसी के अनुसार फल देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका रोल जरूर रहेगा। अवस्था तय करने के लिए ग्रह आपके सपोर्ट में है कि आपके अनुकूल है। अब यहाँ तो राहु को मजबूरन मंगल के अनुसार ही कार्य करना है, क्योंकि अपना कोई काम है नहीं, अपना कोई इसको डिपार्टमेंट मिला नहीं है। लेकिन यहाँ लग्न से थोड़ा तारतम्य त्रिषणाय आदि की अवस्था के लिए आप बना लेंगे, क्योंकि यहाँ जब यह पापी होगा तो ये आपके पक्ष में है कि आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये आपको तय कर लेना है। तो ये जैसे मैंने द्वादश केंद्र में सम बताया है, वैसे ही केंद्रेश के साथ भी राहु केतु सम हो जाते हैं। आप यह भी नोट कर लीजिए, केंद्रेश, ठीक है ना, केंद्रेश ग्रह यानी इस भाव का अधिपति लग्न का, चतुर्थ का, सप्तम का और दशम का, यहां यह सम फल देता है। ठीक, अब केंद्रेश में जो यहाँ का अधिपति होगा लग्नेश, उसको आप त्रिकोणेश में भी गिनेंगे। त्रिकोणेश, त्रिकोणेश में ये हो जाता है शुभ। अब यहाँ आप शुभ में यहाँ लग्न को भी गिनेंगे त्रिकोणेश में। केंद्रेश में आप 4, 7, 10 को मोस्टली गिनेंगे, यहाँ ये शुभ हो जाता है। अब त्रिषणाएश जो है, त्रिषणाएश, इसके साथ यह पापी या शुभ यथावसर तय होगा। यहाँ ये पापी होगा या शुभ होगा, ये यथावसर तय होगा, अवसर के अनुसार। इसीलिए मैं कहा कि यहाँ आप थोड़ा लग्न से इसकी संबंध कैसा बन रहा है यह आप ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का फल का जो निष्कर्ष होगा आप बहुत ही सटीकता से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राहु और केतु के शुभ अशुभ फल और किस प्रकार से राहु केतु फल देंगे आज के इस क्लास में आप समझे होंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो जो यहाँ आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में वह प्रश्न रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।